गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा गुड मॉर्निंग। तो लेट्स बिगिन द टुडे क्लास। और चैप्टर जो था हमारा वो था ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर यस्टरडे। आज के लेक्चर में हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक है, जो पास्ट ईयर्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। नवंबर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जी सोल्ड सम गुड्स टू एच। जी जो है कुछ गुड्स जो है एच को बेच रहा है फॉर सर्टेन प्राइस बाय इशू ऑफ एन इनवॉइस, बट पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम वाज नॉट रिसीव्ड ऑन दैट डेट। ध्यान से समझिएगा इशू क्या है, ठीक है। और यहां समझना कंपैरेटिवली इजी होता है, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से रिलेटेड है, क्योंकि उसी की यूनिट के साथ दिया गया है। लेकिन जब मिक्स होके आएंगे तो थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, मतलब आपको जो महसूस होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैसअप से हो जाते हैं चीजें, तो हमें प्रैक्टिस वो वाली करनी है। तो जी सोल्ड सम गुड्स टू एच फॉर सर्टेन प्राइस बाय इशू ऑफ एन इनवॉइस, बट पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम वाज नॉट रिसीव्ड ऑन दैट डेट। पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। द गुड्स वर पैक्ड एंड लाइंग इन द गोदाम ऑफ जी। द गुड्स वर इंस्पेक्टेड बाय एच एजेंट, यानी कि खरीदार के एजेंट ने इंस्पेक्शन किया था, जांचा था, एंड वर फाउंड टू बी इन ऑर्डर। लेटर ऑन ड्यू ऑफ द गुड्स वर सेटल्ड इन कैश, यानी कि बाद में कैश दे दिया गया बायर की तरफ से। जस्ट आफ्टर रिसीविंग कैश मिस्टर जी आस्क्ड एच दैट गुड्स शुड बी टेकन अवे फ्रॉम हिज गोदाम टू एनेबल हिम टू स्टोर अदर गुड्स परचेज्ड बाय हिम। कि प्लीज इसे मूव कीजिए गुड्स को, क्योंकि मैं कब तक इसे अपने गोदाम में रखे रहूं, क्योंकि मुझे दूसरे गुड्स के लिए भी जगह बनानी है। आफ्टर वन डे सिंस एच डिड नॉट टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, मिस्टर जी केप्ट द गुड्स आउट ऑफ हिज गोदाम इन एन ओपन स्पेस। तो एक दिन बाद भी जब डिलीवरी के लिए नहीं आया बायर, तो जी ने क्या किया, क्योंकि पैसे आ ही चुके थे उसके पास, तो गोदाम से बाहर रखवा दिया ओपन स्पेस में। ड्यू टू रेन सम गुड्स वर डैमेज। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड डिसाइड हु विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द अबव डैमेज। Will your answer be different if the dues were not settled in cash and are still pending? देखिए इस बात से तो फर्क नहीं पड़ता है कानूनन कि सेटलमेंट हुआ है नहीं हुआ है। ओनरशिप ट्रांसफर करने का एक अलग कानून है। तो ओनरशिप जो ट्रांसफर हो गई है वो कब हो गई बताइए? जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, प्राइस सिलेक्ट हो गया, बायर का जो एजेंट है वो जांच पड़ताल कर गया, इसका मतलब एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। तो रिस्क किसका होता है? ओनर का होता है, प्राइमा फेसी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और एक्सेप्शन क्या है? एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, वो तो दिख नहीं रहा है यहां पर। लेकिन एक होता है कि डिफॉल्ट बाय आइदर पार्टी। वो चीज दिख रही है कि ठीक है कि बायर गुड्स की डिलीवरी नहीं लेके जा रहा है, इससे परेशानी हो रही है आपको, यानी कि सेलर को, लेकिन बावजूद इसके कि सेलर को ये नहीं बनता था कि उसे ओपन स्पेस में रख दे। एक कॉन्सेप्ट होता है जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ोगे बेलमेंट का, बेलर बेली। बेलर वो होता है जिसका गुड्स होता है, जैसे कि यहां पर परचेजर। बेली वो होता है जिसके पोजेशन में होता है। तो बेली की ड्यूटी ये होती है कि उसे वो सुरक्षित रखे, टेक केयर करे। जो सावधानी वो अपने गुड्स के लिए बरतता वही सावधानी वो दूसरे के गुड्स के लिए बरते। क्योंकि यहां पर सेलर एज ए बेली वाली ड्यूटी नहीं निभा पा रहा है, तो यहां पर रिस्क किसका ट्रांसफर हो जाएगा? सेलर का हो जाएगा। अदरवाइज बायर का रहता। मतलब ऐसे ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, रिस्क भी ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन ये केस एक्सेप्शन के अंदर फॉल करेगा। क्लियर है? तो एक बार पढ़ लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26। सेक्शन नंबर याद नहीं रहेंगे आपको। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आपको इतना लिखना है बस, सेक्शन नहीं लिखना। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उसमें और ज्यादा रिलेटिवली लिखना है
तो अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, क्लियर है? अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयरिन ट्रांसफर टू द बायर। तो जनरल रूल है कि गुड्स जो है वो सेलर के रिस्क पर रहते हैं जब तक कि ओनरशिप ट्रांसफर ना हो जाए। कुल मिला के ये तो कहना चाह रहे हैं कि जो ओनर होगा रिस्क उसका होगा, बट when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer risk whether delivery has been made or not। तो डिलीवरी से मतलब नहीं होता रिस्क ट्रांसफर होने का, प्राइस के पेमेंट होने से मतलब नहीं होता रिस्क ट्रांसफर होने का। क्लियर है ये वाली बात? तो प्रोवाइडेड दैट where delivery has been delayed through the fault of either buyer or seller, the goods are at the risk of the party in fault as regards any loss which might not have occurred but for such fault। ये गलती वाली बात हो गई कि या तो सेलर की तरफ से डिलीवरी लेट हो रही है या बायर लेने में डिलीवरी लेट कर रहा है, तो फिर ओनर कोई भी है नुकसान उसका होगा जो पार्टी की गलती है। तो यहाँ पे बायर की गलती है, समझ में आ रही है बात, लेकिन उसके बावजूद भी एज ए बेली वाली ड्यूटी जो सेलर की थी वो आप नहीं परफॉर्म कर पाए, तो इस वजह से बड़ी गलती क्या हो जाएगी? सेलर की हो जाएगी। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ड्यूटीज liability of either seller or buyer as bailey of the goods of the other party। ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट यानी कि एक कंडीशन हो रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट, यानी कि जो सेक्शन 26 बता रहा है आपको कि रिस्क किसका है, जिम्मेदारी किसकी है, तो उस सेक्शन के हिसाब से तो कहां तक अब जिम्मेदारी आ गई हमारी? बायर की आ गई। दो वजह से बायर की आ गई। एक तो वजह ये है कि रिस्क ट्रांसफर हो गया और दूसरी वजह ये है कि वो गलती पर भी है। तो देखा जाए दोनों ही एंगल से किसकी ड्यूटी आ रही है? बायर की आ रही है। लेकिन ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन हो गया। प्रोवाइडेड दैट ऑल्सो दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट, यानी कि एक शर्त ये भी है कि सेक्शन में जो भी लिखा हुआ है वो अफेक्टेड नहीं होगा ड्यूटी और लायबिलिटी ऑफ ईदर सेलर और बायर एज ए बेली ऑफ द गुड्स ऑफ द अदर पार्टी। यानी कि जो बेलर और बेली वाली ड्यूटी है, बेली वाली ड्यूटी है, चाहे वो सेलर के रूप में हो चाहे वो बायर के रूप में हो, वो बेली की ड्यूटी तो आपको निभानी है। तो यानी कि बेली की ड्यूटी इन सबसे भी क्या हो गई? ऊपर हो गई। तो यहां पर क्योंकि वो ऊपर हो गई और बेली की ड्यूटी सेलर वाली थी, तो जब आप पढ़ लेंगे बेलर बेली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो वैसे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको यह भी बता दिया कि जिसका गुड्स होता है वो बेलर है, जो ओनर होता है, और जिसके पोजेशन में होता है वो बेली है। तो यहां पे सेलर बेली की भूमिका निभा रहा है। So based on the above mentioned provision, ownership of goods was transferred to H on the date of examination of goods by his agent, which were found to be in order, and also the risk of goods declared as per section 26 prima facie passes with the ownership, but G failed to perform his duty as a bailey, so G shall be liable for the above damage. Our answer will not be different if the dues were not settled in cash and still pending। कोई फर्क नहीं पड़ता कैश से, डिलीवरी से, ये लीगल पहलू को अफेक्टेड नहीं करती है। तो आपको ये बहुत जरूरी होता है सोचना कि लीगल पहलू को क्या इफेक्ट करती है, किस वजह से आंसर बदल जाता है। क्लियर है? प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टिया। ऐसा होता है कि जब हम वो डेप्थ में जाएं तो हो सकता है कुछ वो रूल भी निकल के आ जाए, लेकिन एक होता है फिलहाल पूरी तौर से जो अभी हम अपना अनुमान लगा सकते हैं, जो भी हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं परिस्थितियों का आकलन करके, उससे क्या निकलता है प्राइमा फेसी। क्वेश्चन नंबर 2 नवंबर 19 स्टेट द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड इट्स एप्रोप्रिएशन एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर एप्रोप्रिएशन पर ही आया है। What is the appropriation of goods under the Sales of Goods Act? State the essential regarding appropriation of unascertained goods। क्वेश्चन नंबर 4 May 22 6 नंबर का क्वेश्चन है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। Sonal went to a jewelry shop and asked the sales girl to show her diamond bangles with ruby stone. The jeweler told her that we have a lot of design of diamond bangle but with red stone। आप चाह रहे हैं रूबी स्टोन, वो कह रहे हैं कि हम पे बतेरे डिजाइन है लेकिन सब में रेड स्टोन लगा हुआ है। इफ सी चूजेज for herself
any special design of diamond bangle with red stone, they will replace red stone with the ruby stone. हम इतना कर देंगे कि अगर आप कोई भी बैंगल चुनते हैं तो रेड स्टोन की जगह रूबी स्टोन लगा देंगे. बट फॉर द रूबी स्टोन दे विल चार्ज सम एक्स्ट्रा कॉस्ट. Sonal selected a beautiful set of designer bangles and paid for them. She also paid the extra cost of ruby stone. The jeweler requested her to come back a week later for delivery of those bangles. When she came after a week to take delivery of bangles, she noticed that due to the ruby stones, the design of bangles had been completely disturbed. Many times ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर स्टोन बहुत बेटर लग रहा है उस डिजाइन में, और जैसे ही आप उसमें कोई और पत्थर लगवाते हैं तो डिजाइन उतना बेटर नहीं लग पा रहा. तो यही इस केस में भी हुआ. नाउ शी वांट्स टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड thus asked the manager to give her money back, but he denied for the same. Answer the following question as per the sales of goods act. State with reason whether Sonal can recover the amount from the jeweler. So what would be your answer if the jeweler says that he can change the design but he will charge extra cost for the same? तो आपको दो दृष्टिकोण से इस केस स्टडी को जवाब देना है. जैसा कि पहला है कि सोनल अपना पूरा पैसा ही वापस लेना चाह रही है वो, और अगर ज्वेलर इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि मैं डिजाइन चेंज कर दूंगा फिर रूबी स्टोन में भी बढ़िया लगेगा, तो लेकिन मैं इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, तो क्या होगा. तो दोनों देखिए, पहला केस जो है कि सोनल अवॉइड कर सकती है या नहीं कर सकती. यस, सोनल कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ओनरशिप जो ट्रांसफर होगी इस केस में, ठीक है ना, कि ये सेलर की जिम्मेदारी थी कि वो बताता. पहली बात तो किस बात की जिम्मेदारी थी कि अगर मैं रेड स्टोन की जगह और रूबी स्टोन लगाता हूं तो उससे डिजाइन का जो रूप है वो उतना ब्यूटीफुल नहीं लगेगा जो आपको लग रहा है. ये जिम्मेदारी किसकी है? सेलर की है. इज इट क्लियर? और दूसरे केस में अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहे तो वो चार्ज नहीं कर पाएगा क्योंकि रूबी मतलब जो सोनल है उसकी कोई गलती है नहीं. इसका आंसर पढ़ लेते हैं. एट पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called a sale. But where the transfer of property in the goods is to take place at a future time or subject to some conditions thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sale. ये मैंने पहली क्लास में अंतर बता दिया था, और जिन बच्चों को अंतर नहीं पता तो यहां पर वो बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे. दोनों को ऐसा लगेगा कि यार बात एक ही है. जहां पर इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है दैट इज ए सेल, और जहां पर एक फ्यूचर डेट पर हो रही है दैट इज ए एग्रीमेंट टू सेल. और ये केस स्टडी देख के एग्रीमेंट टू सेल है. और एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब वो नया वाला पत्थर रूबी स्टोन लग जाएगा और बायर एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है. तो यही चीज मैंने आंसर देते हुए बोला भी था कि ओनरशिप ट्रांसफर यहां पर नहीं हुई है. In as per section 4(4), an agreement to sale becomes a sale when the time elapsed for conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred. On the basis of above provision and fact given in the question, it can be said that there is an agreement to sale because between Sonal and jeweler and not a sale. Even though the payment was made by Sonal, कोई पेमेंट से फर्क नहीं पड़ता इस बात का. The property in goods can be transferred only after fulfillment of the conditions fixed between the buyer and seller. As due to ruby stone, the original design is disturbed. Bangles are not in original position. Hence, Sonal has the right to avoid the agreement to sale and can recover the price paid. If jeweler offers to bring the bangles in original position by repairing, he cannot charge extra cost from Sonal, even though he has to bear some expenses for repair. He cannot charge it from Sonal. हर चीज लॉ में एज इट इज आएगी नहीं कि आप चार्ज से रिलेटेड नहीं पढ़ा है. ये तो पढ़ा है आपने कि ये ड्यूटी किसकी है, और अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए ही क्या वो एक्स्ट्रा कॉस्ट रिकवर करेगा. समझ आ रही है बात आपके? यस. Question number 5. Discuss the essential element regarding sale of uncertain goods and its appropriation as per the sales of goods.
अगर आप देख रहे होंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा रहा है, बार बार एक ही पूछा जा रहा है, पहले भी 2 बार आ चुका है। तो इसका पूरा आंसर मैंने यहां लिखा हुआ है, शुरू के 2 बार में नहीं लिखा मैंने क्योंकि अननेसेसरी पेजेस बढ़ाने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जून 24, रिसेंटली जून 24 में 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। जे ए होलसेलर ऑफ प्रीमियम बासमती राइस डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल 100 बैग ऑफ राइस ऑफ 10 किलोग्राम ईच टू ए लोकल रिटेलर। जे एक होलसेलर है, बहुत अच्छी किस्म का बासमती राइस जो है डिलीवरी करता है वो ऑन अप्रूवल 100 बैग्स ऑफ राइस ऑफ 10 किलोग्राम ईच टू ए लोकल रिटेलर ऑन सेल और रिटर्नेबल बेसिस विद इन अमाउंट ऑफ डिलीवरी विद इन ए मंथ। अमाउंट नहीं है बेसिकली, ये आपस में चिपक गए हैं। विद इन ए मंथ ऑफ डिलीवरी द नेक्स्ट डे द रिटेलर sold 5 bags of rice to a regular customer. K. A week later, K informed the retailer that quality of the rice was not as per the price. क्वेश्चन समझ में आता है आपके? एक होलसेलर है, प्रीमियम बासमती राइस की डिलीवरी एक रिटेलर को करता है और इस शर्त पर करता है, सेल और रिटर्न बेसिस पर, 1 महीने के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं। रिटेलर ने वही राइस बेच दिया, रिटेलर को खुद कमी नहीं लगी होगी यहां पर, उसके बायर ने कमी बताई, ठीक है। अब जो रिटेलर है वो वापस करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है, नहीं कर सकता? द रिटेलर नाउ वांट्स टू रिटर्न ऑल द राइस बैक टू जे। मतलब पहले वाले केस में क्या था कि जो रिटेलर का बायर था वो वापस कर रहा है रिटेलर को, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या है, रिटेलर वापस कर रहा है होलसेलर को, इंक्लूडिंग द 4 बैग नॉट यूज्ड बाय के, क्योंकि अभी तक उसने 4 ही बैग बेचे थे तो उन्हें भी इंक्लूड कर रहा है जो 4 बैग उसने बेच दिए थे। ऑल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोविजन अंडरलाइंग इन कंटेक्ट ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स। तो बेसिकली सी तो सपोर्टिंग है कि जब आप इसका आंसर देंगे तो वो सपोर्ट करेंगी कि क्या क्या प्रोविजन है। तो बताइए, वापस कर सकता है, नहीं कर सकता? रिटेलर को कर सकता है, जो रिटेलर का बायर है वो तो कर ही सकता है, जो रिटेलर का बायर है, जो रिटेलर है वो होलसेलर को नहीं करता, बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स। आंसर देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, in case of delivery of goods on approval basis, the property in goods passes from seller to buyer. When the person to whom the goods are given either accept them or does an act which implies adopting the transaction. तो उसने क्योंकि रीसेल कर दिया तो इसका मतलब है कि retailer has accepted the transaction. When the person to whom goods are given retains the goods without giving it approval or giving notice of rejection beyond the time fixed for the return of the goods, and in case no time is fixed after द लेफ्ट ऑफ द रीजनेबल टाइम। तो ये तो बताया सेल और रिटर्न बेसिस पर ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है। तो देखा जाए रीजनेबल टाइम तो अभी लेफ्ट नहीं हुआ है क्योंकि वो तो 1 महीने था। इन द गिवन केस जे सेलर हैड डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल 100 बैग्स ऑफ राइस ऑफ 10 kg ईच टू लोकल रिटेलर ऑन सेल और रिटर्नेबल बेसिस विद इन ए मंथ ऑफ डिलीवरी। आउट ऑफ these 100 bags the local retailer sold 5 bags to K customer. It implied that local retailer had accepted 5 bags out of 100. A week later, local retailer received the complaint of some defect in the rice bag, so he wanted to return all the bags to J seller. According to the above provision, the local retailer is entitled to return only 95 bags, क्योंकि जो उसके पास है 4 बैग को नहीं लौटा सकता है, to the J seller and not those 4 bags which are not used by K, because as per clause I above, the local retailer had already sold 5 bags, signifying that he had done an act which implied adopting the transaction relating to those 5 bags. क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन सितंबर 24 का, जो मैं पहले आप नेक्स्ट क्वेश्चन से भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, जनवरी 25 का, बिल्कुल जो अभी का है। क्वेश्चन नंबर 8, 4 नंबर का,
MNO Limited, a supplier of electronic components, entered into a contract on August 1st, 23 with PQR Enterprises for the sale of 1000 units of microchips. The contract specifically identified the microchips by serial number and confirmed that they were in a deliverable state stored in MNO Limited warehouse. तो पहले यहां तक समझ लीजिए केस क्या कहना चाह रहा है। MNO एक लिमिटेड एक सप्लायर है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का। एक अगस्त 2023 को उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया विद PQR एंटरप्राइजेस फॉर द सेल ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ माइक्रोचिप्स। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली मेंशन था कि माइक्रोचिप सीरियली नंबर होंगी और डिलीवरेबल स्टेट में होंगी, स्टोर्ड इन MNO लिमिटेड वेयरहाउस, यानी कि जो सेलर के वेयरहाउस में वहां रखी हुई है। द कॉन्ट्रैक्ट स्टेपुलेटेड दैट गुड्स वुड बी डिलीवर्ड ऑन सितंबर 1 2023, कि जो गुड्स की डिलीवरी की जाएगी वो कब की जाएगी, सितंबर 1 2023 में की जाएगी। तो डिलीवरी ओनरशिप का फर्क डिलीवरी से नहीं पड़ता, प्राइस दिया है नहीं दिया है उससे नहीं पड़ता। अभी नीचे नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन फिलहाल जितना पढ़ा है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट में था। On August 10, 23, a flood occurred, damaged the warehouse and destroyed the entire stock of microchips, including the 1000 units intended for PQR Enterprise. अब यहां पर अगस्त 2023 को एक फ्लड की घटना हुई और वेयर हाउस में पानी घुस आया और सारी माइक्रोचिप्स इंक्लूडिंग वो वाली 1000 भी जो PQR एंटरप्राइजेस को दी गई थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। यहां पर जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपको लोगों की जानकारी ना हो तो आप भावनाओं में फंसेंगे। आप ये सोचेंगे कि नुकसान किसका होना चाहिए, क्योंकि पोजेशन में तो सेलर के ही है तो सेलर का होना चाहिए। तो पूछा गया है आपसे, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हु शैल सफर द लॉस, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द माइक्रोचिप्स आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एंड मार्क फॉर PQR एंटरप्राइज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आंसर चेंज हो जाता अगर माइक्रोचिप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और मार्क नहीं होती, तो आंसर चेंज हो जाता क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। बेसिकली स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और मार्क होने से जो अनअसर्टेन वाला गुड्स है वो असर्टेन हो गया। तो असर्टेन अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जब वो असर्टेन हो जाए और अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट हो जाए। ये मान लेंगे हम लोग कि अनकंडीशनली एप्रोप्रिएशन होगा, यानी कि बल्क में से आपने अलग उसे करके रख लिया होगा। आइडेंटिफाई का तो मतलब है कि पहचानना, एप्रोप्रिएशन का मतलब है उसे बाकी बल्क से अलग कर देना। ठीक है, आंसर देखिएगा, गुड स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई एंड मार्क, जैसा कि पहले केस में 1000 माइक्रोचिप्स वर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बाय सीरियल नंबर एंड कंफर्म टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। As per section 20, ownership of microchip transferred to PQR Enterprise at the time of contract, that is यानी कि अगस्त 1 2023, even though delivery was scheduled for September 1 2023, since the ownership passed to PQR Enterprises, the goods were at risk under section 26, यानी कि खरीदार के रिस्क पर है। Therefore, PQR Enterprise will suffer the loss due to the destruction of goods in the flood. अगर गुड्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं होते तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, तो सीधा बस आंसर ही पढ़ रहा हूं मैं, therefore MNO लिमिटेड वुड बियर द लॉस इन दिस केस। क्लियर है? जनवरी 25 में एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसी चैप्टर से, 4 नंबर का। द इंस्टीट्यूटेड ऑफ साइंस, बेसिकली इंस्टीट्यूट होगा बस ये, द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पुणे, द बायर placed an order for various chemicals worth rupees 1,50,000 from a supplier in Delhi. The seller, the buyer made full advance payment and seller dispatched the consignment via a courier of his own choice. तो केस को समझ लेते हैं। बायर है एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो एक ऑर्डर केमिकल्स का 1.5 लाख रुपए का दिल्ली के सेलर को सप्लाई करता है। बायर ने पूरा पेमेंट एडवांस कर दिया और सेलर को जो गुड्स ट्रांसफर करना था, भेजना था, एक कोरियर के द्वारा भेजना था ऑफ हिज ओन चॉइस, यानी कोरियर भी सेलर को ही सिलेक्ट करना था विदाउट रिजर्विंग एनी राइट ऑफ डिस्पोजल ओवर द गुड्स।
ये मैं बताऊंगा आपको रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल क्या आता है। बहुत कम केसेस में इसका जिक्र होता है, लेकिन अब जैसे इस केस में हो गया तो स्टूडेंट फाइंड इट डिफिकल्ट कि कहना क्या चाह रहे हैं विदाउट रिजर्विंग एनी राइट ऑफ डिस्पोजल। अब यहां आया है तो थोड़ा सा जिक्र मैं कर देता हूं सो दैट कि आप अपना कॉन्सेप्ट लगा पाए। देखिए रूल, जो जनरल रूल है वो बड़ा क्लियर है कि ओनरशिप यानी रिस्क जो है गुड्स का, रिस्क टू बियर द लाइबिलिटी किसकी होती है, हु वाज द ओनर एट द टाइम ऑफ लॉस, यानी कि कौन ओनर था। और ओनरशिप ट्रांसफर करने के रूल बड़े क्लियर हैं कि वो बड़े क्लियर है कि अगर आपका स्पेसिफिक गुड्स है तो कब होगा, असर्टेन और नॉट असर्टेन है तो कब होगा, सेल रिटर्न है तो कब होगा, बड़े क्लियर है। क्लियर है अदिति? तो लेकिन एक केस और आता है कि राइट ऑफ डिस्पोजल। राइट ऑफ डिस्पोजेबल क्या होता है कि व्हेन सेलर ट्रांसफरिंग द गुड्स थ्रू कोरियर, थ्रू पोस्टेज, थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट, थ्रू रेल ट्रांसपोर्ट, माध्यम कुछ भी हो सकता है, बट अगर राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर ने रखा हुआ है। राइट ऑफ डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है, मोटा मोटा समझ लीजिए कि चाहे ओनरशिप ट्रांसफर एज पर द जनरल रूल आपको हो चुकी है, लेकिन अगर राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर ने रखा हुआ है तो ये एज्यूम किया जाता है, ये लो कहता है कि वो तब भी रिस्क किसका रहेगा, सेलर का रहेगा, अगर राइट ऑफ डिस्पोजल रखा हुआ है। अभी मैंने ये नहीं बताया कि राइट ऑफ डिस्पोजल होता क्या है, लेकिन राइट ऑफ डिस्पोजल अगर जिस भी पार्टी का होता है तो उसी का रिस्क माना जाता है। राइट ऑफ डिस्पोजेबल क्या होता है, नाम से भी पता लग रहा है कि ओनर हो सकता है बाहर बन गया हो, लेकिन सेलर कह रहा है कि रास्ते में भी गुड्स जो है अगर मैं किसी और पार्टी को बेचना चाहूं तो मैं बेच सकता हूं। आप तक 2 दिन लगेंगे, 5 दिन पहुंचने में लगेंगे, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटित हुई और मुझे ये जजमेंट लेना पड़ा, मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैं किसी और को बेचूं, तो मैं बेच सकता हूं। राइट, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है कि डिस्पोज करने का अधिकार रिजर्व कर रखा है सेलर ने, तो जब वो राइट रिजर्व कर रखा है तो फिर जनरल रूल काम नहीं आएगा, बल्कि क्या काम आएगा कि जिसके पास राइट ऑफ डिस्पोजल होगा वही रिस्क पर होगा। तो ये तो लिखा हुआ है कि कोरियर किसका था, सेलर का था, लेकिन विदाउट रिजर्विंग एनी राइट ऑफ डिस्पोजल over the goods. The consignment was lost in transit and now the buyer seeks a refund of the purchase price with reference to the provision of the Sales of Goods Act. Assess the validity of buyer's claim for a refund. तो हो नहीं सकता। अगर यहां पर होता है राइट ऑफ डिस्पोजल होता सेलर का तो फिर रिस्क सेलर का होता। क्लियर है? इससे तो कोई फर्क लॉ में नहीं पड़ता है ना, इससे तो फर्क कोई लॉ में नहीं पड़ता है ना कि कोरियर किसका था। क्या मैंने बताया इस बात को, घटना को नहीं बताया? तो आंसर देख लीजिएगा। अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द लॉज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट कैन रेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड रिस्क। कभी भी आप लॉजिक मत लगाइएगा, जो कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं उन्हीं कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। इन दिस सिनारियो sales of goods and transfer of ownership, the goods were ordered by the buyer यानी कि Institute of Science Pune and fully paid for in advance, but the seller dispatched the goods under section 23 of the Sales of Goods Act. The ownership of goods passes to the buyer at the time of contract unless explicitly stated otherwise. Since the seller dispatched the goods, we can assume ownership as part to the buyer provided there are no conditions such as reservation of right, रिजर्वेशन ऑफ ओनरशिप इन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि हम ये मान रहे हैं कि ओनरशिप पास हो गई जब तक कि कोई रिजर्वेशन ऑफ ओनरशिप का ना हो। अब क्वेश्चन में कह भी दिया रिजर्वेशन नहीं है, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कह देता रिजर्वेशन है तो फिर आप रूल की जगह जिसका रिजर्वेशन है उसकी ओनरशिप होती। रिस्क एंड लॉस ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 of Sales of Goods Act, where the contract does not explicitly reserve risk, the risk of loss of goods passes to the buyer. Once the ownership of goods is transferred since the goods were lost in transit and the ownership is likely transferred to the buyer upon dispatch, the risk of loss had also passed to the buyer. The courier and loss in transit
Since the seller choose the courier, the buyer had no recourse against the seller for the lost goods, as the goods were in transit at the time of loss, and risk had likely transferred to the buyer. तो जो बायर का क्लेम है रिफंड का वो टेनेबल नहीं होगा। क्लियर है? तो दिस इज द एंड ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट। हाँ, एक क्वेश्चन और है आपका, वो कर लीजिएगा, आंसर लिखा हुआ ही है, क्योंकि आज भी मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी, बुलावा आ गया है मेरा। क्वेश्चन नंबर 7 सितंबर 24, 4 नंबर का क्वेश्चन है। जितना बड़ा आंसर मैंने दिया हुआ है उतना पेपर में लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए दिया है कि जिससे आपको पूरे केस का एक आइडिया हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि सितंबर 24 का जो पेपर था वो इतिहास में सबसे लंबा था। अभी तक कभी इतना लंबा पेपर नहीं आया है और ना ही भविष्य में आने की उम्मीद है। वो शायद बाई मिस्टेक आईसीआई से फ्रेम हो गया था। करीब करीब इस 100 नंबर के पेपर में 30 क्वेश्चन आपको करने थे सितंबर 24 के पेपर में। जो जनवरी 25 का पेपर था वो नॉर्मल से तो बड़ा था लेकिन सितंबर से कम था। तो ये तो माना जा सकता है, क्योंकि देखिए अभी ट्रेंड आया है और ट्रेंड एस्टेब्लिश होने में भी हम ट्रेंड कब कहेंगे, जब करीब कोई 4-5 अटेम्प्ट हो जाए उस चीज को। जो सितंबर 24 से पहले का ट्रेंड था वो 15 क्वेश्चन का था। हर क्वेश्चन में 3 पार्ट होते थे, टोटल 6 क्वेश्चन होते थे, एक क्वेश्चन की चॉइस होती थी, तो 5 × 3 यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन करने होते थे। ठीक है, वही अपने आप में बड़े भारी भरकम पड़ते थे स्टूडेंट को। लेकिन सितंबर 24 में एक क्वेश्चन में 3 पार्ट और हर पार्ट के फिर 3 पार्ट, तो यानी कि एक एक क्वेश्चन करने में 20 नंबर के क्वेश्चन करने में आपको करीब करीब 8 से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। कोई 2 नंबर का क्वेश्चन, कोई 3 नंबर का क्वेश्चन, और छोटे भी क्वेश्चन नहीं, उनकी लेंथ भी, केस स्टडी भी अच्छी खासी था। तो लेकिन उसमें बस कलाकारी इतनी की रहती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी पता है कोई हम रॉकेट तो नहीं है कि हम फटाफट उसे लिखते चले जाएंगे। तो आपको बड़े नेट सेल में आंसर देने थे, वो टू द पॉइंट देने थे। तो जो मैंने सितंबर 24 का मार्क्स 4 का क्वेश्चन का आंसर दिया है वो सिर्फ मेरा पर्पज इतना है कि मैं आपको एक्सप्लेन ज्यादा से ज्यादा कर सकूं। अदरवाइज आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में स्पेसिफिकली सितंबर 24 में इतना बड़ा आंसर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अदरवाइज आपका एक ही पेपर में क्वेश्चन खत्म हो पाता। क्लियर? तो चलिए ये आप अपने आप कर लीजिएगा, सेल्फ कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।